अध्याय 20 चित्रण के द्वारा प्रभावित करना। हिरन के चेहरे पर झुर्रियां लंबे समय पहले खत्म हो गई हैं। जीवन का चित्रण करो, गीतों में जमा रहो। अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा। जैसे ही विवाद परिचित तथ्यों के स्तर से ऊपर उठ जाता है और जुनून एवं असाधारण विचार से उत्तेजित हो जाता है, उस पर कल्पना का आवरण चढ़ने लगता है। गंभीरता से बात करते वक्त यदि बौद्धिक प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए तो दिमाग में ज्ञान ज्योति प्रकाशित होने का आभास होता है। यह ज्ञान ज्योति विचारों के परिधान के समान होती है। यह स्वाभाविक एवं अकस्मात होने वाली कल्पना है। यह दिमाग में उपज रहे तत्काल विचारों और अनुभवों का मिश्रण होता है। यह वास्तविक रचना होती है। रॉल्फ वॉल्डो एमरसन द्वारा। भाषण के अन्य बहुमूल्य संसाधनों की तरह चित्रण के विस्तार से भी प्रभाव हल्का हो जाता है। ज्यादा साज श्रृंगार से विषय हास्यास्पद हो जाता है। धूल साफ करने का कपड़ा उपयोगी होता है, तो क्या उस पर कढ़ाई कर देनी चाहिए? चित्रण को उचित दायरे में रखा जाए या विस्तार के जरिए भव्य प्रदर्शन किया जाए, यह वक्ता की पसंद पर आधारित होता है। चित्रण के अंदाज से वक्ता के बौद्धिक स्वभाव का पता लगता है। चित्रण का अंदाज। वक्ता का किसी विषय को चित्रित करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि दर्शकों के जहन में कथा वस्तु की छवि तैयार होती रहे। चित्रण का अर्थ है चित्र तैयार करना, उसकी रूपरेखा तय करना, उसमें रंग भरना और चित्रकारी की अन्य प्रतिभाओं का इस्तेमाल करना। चित्रण का स्रोत कल्पना होती है, अर्थात चित्रण के जरिए कल्पना को सचित्र किया जाता है। यदि आपसे गोलियों की तेज बौछार करने वाली बंदूक का व्याख्यान करने के लिए कहा जाए तो सामान्य तौर पर दो में से किसी एक निम्नलिखित तरीके को अपनाया जा सकता है। या तो हथियार को बनाने की तकनीक का व्याख्यान किया जाए या फिर इसे नरसंहार के प्रचंड हथियार के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, यानी बनावट की जगह प्रभाव पर जोर दिया जाए। इस हथियार के व्याख्यान की पहली प्रक्रिया को वर्णन कहते हैं, जबकि दूसरी प्रक्रिया चित्रण है। वर्णन में साधारण तथ्यों पर जोर दिया जाता है, जबकि चित्रण में बारीक से बारीक पहलू को भी ध्यान में रखते हैं। वर्णन के जरिए विचार को स्पष्ट किया जाता है, जबकि चित्रण से विषय वस्तु के बर्ताव को दर्शाया जाता है। वर्णन का वास्ता आंतरिक तथ्यों से होता है, जबकि चित्रण प्रभाव को प्रदर्शित करता है। वर्णन का उपयोग गणना के लिए किया जाता है, वहीं चित्रण साहित्यिक प्रक्रिया है। वर्णन बौद्धिक क्रिया है, जबकि चित्रण संवेदनशील प्रक्रिया है। वर्णन में औपचारिकता है तो चित्रण व्यक्तिगत होता है। विषय वस्तु के स्पष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए वक्ता कल्पना के माध्यम से चित्रण करता है, वहीं दर्शक वक्ता के व्याख्यान के आधार पर मानसिक चित्र तैयार करते हैं। जाहिर है, वक्ता चित्रण के माध्यम से केवल उसी विषय वस्तु का व्याख्यान कर सकता है जिसका उसने अनुभव किया हो। वक्ता अपनी कल्पना और शब्दों के मायाजाल से अपने अनुभव का व्याख्यान इतने प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाएं। पिछले अध्याय विषय एवं तैयारी में आंखों में झांकने के प्रभाव का वर्णन किया जा चुका है। वहीं पिछले अध्याय में कल्पना की शक्ति का भी व्याख्यान किया गया है, लेकिन फिलहाल चित्रण की बौद्धिक शक्ति पर चर्चा की जा रही है। बारीकियों पर ध्यान देने वाला दिमाग, किसी घटना के सभी पहलुओं को देखने और समझने वाली बौद्धिक शक्ति दरअसल आंखों से ज्यादा दिमाग में होती है। बारीकियों पर ध्यान देने वाला दिमाग घटना के विषय का जरूरत के वक्त दोबारा स्पष्ट चित्रण करने की शक्ति रखता है। यही चित्रण दर्शकों में रुचि पैदा करता है। किसी विषय, दृश्य, परिस्थिति, घटनाक्रम और व्यक्ति को कल्पना की उड़ान देने की आदत बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। चित्रण की स्पष्टता से दर्शकों के जहन में विषय से संबंधित भ्रम दूर किया जा सकता है। विषय को स्पष्टता प्रदान करने की इस प्रक्रिया में वाक् चातुर्य की भूमिका अहम होती है। निम्नलिखित समूहों को संपूर्ण नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी इनके व्याख्यान के लिए एक भी शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ प्रक्रियाएं एक ही समय पर घटने वाली होती हैं, जबकि बाकी प्रक्रियाएं या तो संयुक्त होती हैं या फिर एकल। यदि चित्रण की प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी वस्तु की स्पष्ट जानकारी की जगह वस्तु के स्वरूप को समझाने, उदाहरण के तौर पर जैपलिन एयरशिप के लिए किया जा रहा है, तो इसे वैज्ञानिक चित्रण कहते हैं।
ये प्रक्रिया काफी हद तक वर्णन के समान होती है। यदि इस प्रक्रिया में अबाधित कल्पना के माध्यम से किसी परिस्थिति एवं दृश्य की प्रबल छाप छोड़ने की मंशा हो तो इसे कलात्मक चित्रण कहते हैं। इस कला को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक् चातुर्य का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रण के प्रकार। भाषण के दौरान चित्रण मुख्य रूप से सुझाव के माध्यम से होना चाहिए। सुझाव के माध्यम से किया गया चित्रण संक्षिप्त होने के साथ गहरी छाप छोड़ने में कामयाब होता है। सांकेतिक व्याख्यान के माध्यम से विषय का विस्तार पूर्ण चित्रण किया जा सकता है। इसके द्वारा दर्शकों के दिमाग में विषय से संबंधित कल्पना और चित्रों का जन्म होता है। डिकेंस क्रिसमस कैरोल्स में कहते हैं, जब श्रीमती फेजविग एक लंबी एवं संतोषजनक मुस्कुराहट के साथ आईं, तो जाहिर तौर पर दर्शकों के जहन में फेजविग का खुशनुमा चरित्र तैयार हो गया। इस तरह का साधारण व्याख्यान बहुत प्रभावशाली होता है और इसी कला पर निपुणता की जरूरत होती है। यहां कुछ और उदाहरण पेश किए गए हैं। जनरल ट्रिंकल कठोर, ताकतवर एवं तंदुरुस्त व्यक्ति थे। वो कहां मिलेंगे, लोगों को सदा मालूम रहता था। डिकेंस ने श्रीमती प्रीचर का व्याख्यान कुछ इस तरह किया है। एक छोटी सी गद्दी, एक छोटी सी गृहिणी, एक छोटी सी पुस्तक, एक छोटी सी डिब्बी, छोटी सी मेजें और तौलने नापने की सामग्री का समूह और सब चीजों के बीच में समाई एक छोटी सी महिला। आप चित्रण के किसी भी प्रकार को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सुझाव की कला में दक्षता के महत्व को नहीं नकार सकते। चित्रण साधारण संकेतों के माध्यम से होना चाहिए। चित्रण का प्रभाव विषय वस्तु के महत्व को दर्शाता है। मोजले ने कहा है कि यदि देखने वाला चकाचौंध की वजह से पलकें झपकाने लगे तो हम मान लेते हैं कि उसने किसी चमकीली या प्रकाशित वस्तु को देखा है। यदि चेहरा पीला पड़ जाए तो डर के आभास का बोध होता है। खुशी से खिला चेहरा सौंदर्य के दर्शन की अनुभूति कराता है। वहीं शांत चित्त में ध्यान का एहसास होता है। संक्षिप्त चित्रण उपाधि विशेषक होता है। नीली आंखें, मोहक मुस्कान, सुर्ख गाल आज पारंपरिक उपमाएं प्रतीत होती हैं, लेकिन होमर की ये उपमाएं उस दौर में एकदम ताजा थीं। शताब्दियों से 8 तिल्लियों पर पहिया बेशर्मों की तरह घूमता है। हथौड़े की लगातार चोट से तलवार की धार बनती है। ऐसे मुहावरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विल लिविंगटन के द फाइटिंग डेथ की उस उपमा को याद कीजिए, जिसमें लेखक ने फिलीपींस में मुकाबला करते सैनिक को दीवार पर जोंक की तरह चिपका हुआ दर्शाया। चित्रण भाषण के आंकड़ों को दर्शाता है। उन्नत वाक् चातुर्य के प्रकार की चर्चा के साथ मार्गदर्शन के सुझावों पर भी ध्यान देना चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर जरूर ध्यान दें। आंकड़ों को प्रदर्शित करने का सहज, बौद्धिक, संक्षिप्त, तीक्ष्ण, खुशनुमा और हास्यप्रद अंदाज मंच पर प्रस्तुतिकरण का सबसे बेहतर तरीका होता है। चित्रण साधारण और सीधे रूप में भी किया जा सकता है। बयान एकदम सीधा, साधारण और वर्णन मुक्त भी हो सकता है। चित्रण के अंदाज का निर्धारण स्वयं के बुद्धि विवेक से करना चाहिए। निर्धारित किए गए अंदाज के बाद फैसला करना चाहिए कि व्यापक विषय के बाद विस्तृत व्याख्यान करना चाहिए या फिर विस्तृत व्याख्यान के बाद विषय की व्यापकता का प्रस्तुतिकरण। ध्यान रहे कि अंदाज हर स्थिति में संक्षिप्त होना चाहिए। वॉशिंगटन इरविंग्स के निकरबोकर्स में मौजूद संक्षिप्त व्याख्यान पर ध्यान दीजिए। उस छोटे, चौकोर और गठीले चेहरे वाले बूढ़े भद्र व्यक्ति की दोहरी ठुड्डी, चौड़ा मुंह और फैली हुई नाक थी। वो लगातार सिगार पी रहा था। उसकी लंबाई ठीक 5 फीट 6 इंच थी, जबकि उसका दायरा 6 फीट 5 इंच तक का था। उसकी खोपड़ी वृत्ताकार थी और आश्चर्यजनक रूप से चौड़ी थी। उसके हर अंग से चतुराई झलक रही थी। प्रकृति ने उसकी गर्दन की रचना कुछ इस उलझन में की थी कि गर्दन पर सिर का संभलना अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति गर्दन की रचना करने ही नहीं चाहती थी, और ऐसा लगता था जैसे उसकी खोपड़ी को दोनों कंधों के बीच सीधे रीढ़ की हड्डी पर रख दिया गया हो। उसका शरीर अंडाकार था। मुख्यतः निचला हिस्सा बहुत भारी था। ऐसा लगता था कि इस हिस्से को बनाने के लिए विशेष तौर पर विधाता से निवेदन किया गया था।
वो बहुत आराम पसंद व्यक्ति था और सामान्य सैर सपाटे से भी मन चुराता था। ये व्याख्यान हालांकि हास्यास्पद है, लेकिन बहुत लंबा है। तथ्यों को बेवजह विस्तार दिया गया है। किसी हास्यास्पद व्यक्तित्व के व्याख्यान के लिए यह तरीका उत्तम हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रचना के जरिए स्वभाव को दर्शाया गया है। ऐतिहासिक आदतों के व्याख्यान के जरिए चित्रण को चपल बनाया जा सकता है। निम्नलिखित सजीव हाव भाव से परिपूर्ण नाटकीय व्याख्या पिछले 30 सालों से लोगों के दिमाग में अमिट छाप की तरह मौजूद है। बल्ले की आवाज आज भी स्पष्ट सुनाई देती है। बल्ले को हाथ में लो और उचित मुद्रा में खड़े हो जाओ। अब गेंद पर ध्यान जमाओ। बहुत नीची जमीन से रगड़ती हुई गेंद पर ऊंचा शॉट मत मारो। जब गेंद तेज रफ्तार से आए तो जोर से शॉट मारो। लंबा शॉट, आसमान छूता हुआ, ऊंचा, बहुत ऊंचा। भागो, तेज तेज भागो। व्याख्यान के दौरान वक्ता, दर्शक और मौजूद खिलाड़ियों के भीतर ऊर्जा के संचार पर ध्यान दीजिए। आपको महसूस होगा जैसे खुद खेल रहे हों। होमर के अंदाज में तालमेल का दृश्य व्याख्यान भी कुछ इस प्रकार का था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे घटना न केवल घट रही हो, बल्कि साक्षात आंखों के सामने घटित हो रही हो। यदि आपने सफर के दौरान चर्चाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो तो ध्यान दिया होगा कि वक्ता या तो भाषा को ज्यादा अलंकारित करता है या फिर भौंडी भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। यदि आप भाषा की जादुई शक्ति सीखना चाहते हैं और दृश्य, घटना, विचार, कल्पना आदि के व्याख्यान को मनमोहक बनाना चाहते हैं तो लेफ्केरियो हरन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, पेरी लोटी और एडमोंडो की DMSS का अध्ययन जरूर कीजिए। उनके पीछे कार्वेन स्टोन की ब्लू डिस्टेंट पर्वतमाला का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मंदिर की चोटी को खास तौर पर स्वर्ग के लिए तराशा गया हो। मंदिर का सुनहरा श्रृंगार आसमान को छू रहा था। चीन की प्रेतात्मा रचना से लेफ्केरियो हरन। आसमान में तारे साफ रंग बिरंगे आभूषणों के समान चमकते हुए नजर आ रहे थे। सितारों की झिलमिलाहट में रूखापन नहीं था। आकाशगंगा में चांदी के रंग का धुंधलका था। मेरे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, दूर तक फैला हुआ अंधेरा। काठी से झलकती सफेद रोशनी में मैं गधे को खूंटी से बंधी रस्सी के सहारे चारों ओर घूमता देख सकता था। मैं घास के मैदान में उसके चरने की आवाज सुन सकता था। इसके अलावा कोई और आवाज थी, नदी के बहते पानी की पत्थरों से टकराने की लयबद्ध आवाज। गधे के साथ यात्रा रचना से रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। वसंत अपने चरम पर है। वसंत का सबसे पहला रूपहला अंतराल। सूनी रातों का गहराता अंधेरा, अंधेरे में लुप्त होती पुरानी झोपड़ी में रखी चीजें और दूर तक धरती पर फैली उदासी की छाया। धुंधलके में बीतते हुए दिन, बादलों का गहरा गुबार, धीरे धीरे फासला तय करता हुआ दिन अचानक से दोपहर को रात में बदल देगा। लगातार बहती हुई हवाओं की, दूर किसी गिरजाघर में बजती घंटियों जैसी आवाजें, एक दूसरे का अनादर करते हवा के तेज झोंके, हतोत्साहित करते हवा के शोक गीत। एक के बाद एक दरवाजों के करीब से गुजरती हुई हवा का झोंका जंगली भेड़ियों के विलाप की चीख जैसा प्रतीत होता है। पेरी लोटी की रचना आइसलैंड का मछुआरा से। एक खुले मैदान को रौंदता सैनिकों का विशाल दस्ता, मेजों की एक लंबी कतार, झुककर खाते हुए 500 सिर, एक साथ खड़कती 500 चम्मचें, तेजी से चलते हुए 1000 हाथ और 16,000 दांतों के चबाने की आवाज, इधर उधर भागते नौकरों के झुंड, बर्तनों के टकराने की खड़खड़ाहट, कानों को भेदती चिल्लाहट, खाने भरे मुंह से रोटी रोटी पुकारती घुटी आवाजें मुझे एक बार फिर भयानक भूख, जबड़ों की असीम ताकत और प्रसन्नता से भरी पुरानी जिंदगी का एहसास करा रही थीं। एडमोंडो DMSS की रचना स्कूल के मित्र से लिया संकलन। चित्रण के लिए उपयोगी सुझाव। दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विषय के दृष्टिकोण को चित्रण के व्याख्यान से पहले निर्धारित करें। एक दृष्टि से सामने के पहाड़ और चारों ओर खड़े व्यक्ति को नहीं देखा जा सकता।
लिहाजा दृष्टिकोण को निर्धारित कीजिए और विषय से मत भटकिए। विषय के मुताबिक रवैये का चुनाव कीजिए। निर्धारित कीजिए कि आदर्श प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या होगा। हास्यास्पद, उपहास से भरा, बढ़ा चढ़ाकर किया गया व्याख्यान, रक्षात्मक या फिर निष्पक्षता से प्रेरित। अपने मिजाज के लिए विश्वस्त रहें, क्योंकि मिजाज के माध्यम से ही चित्रण में रंग भरे जा सकते हैं। निराश मन को गुलाब से महकता उद्यान भी वीरान महसूस होता है। व्याख्यान के निर्धारित क्रम के साथ आगे बढ़िए। क्रम तय करने के बाद भटकाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। विषय से ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सामान्य से विशेष बिंदुओं, छोटे से बड़े मुद्दों, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण हिस्सों, विस्तृत से संक्षिप्त वर्णन और शारीरिक से मानसिक कल्पना की सीमाओं तक नहीं भटकना चाहिए। निर्धारित क्रम के अनुकरण से प्रभाव बढ़ता है। अस्त व्यस्त क्रम से विषय का मूल धुंधला जाता है। गैर जरूरी बारीकियों पर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बारीकियां श्रेणी से विषय का संबंध स्थापित करती हैं, जबकि कुछ बारीकियां विषय को श्रेणी से अलग कर देती हैं। चित्रण की भव्यता के लिए केवल महत्वपूर्ण और सांकेतिक बारीकियों का चयन कीजिए। सौंदर्य के महत्व को इश्तिहार चित्रित करने वाले कलाकार से सीखा जा सकता है। दर्शकों की दिलचस्पी के मुताबिक तय कीजिए कि भाषण के किस हिस्से का चित्रण करना है, किसका व्याख्यान, और किस हिस्से को केवल छूकर सफाई से निकल जाना है। दर्शकों की जानी और अनजानी चीजों से संबंधित जिज्ञासा का सम्मान कीजिए। जाहिर तौर पर दर्शक कम जानकारी वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चित्रण के दौरान विषय से भटकना नहीं चाहिए। ये एक निरंतर प्रक्रिया के समान है। इसके बीच में विषय से भटकाव या रुकावट दर्शकों की दिलचस्पी खत्म कर देती है। रुकावट से भरा चित्रण अस्त व्यस्त मुहावरों के समान होता है। क्रमबद्ध व्याख्यान से चित्रण का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक तौर पर प्रभावशाली हो जाता है। चित्रण करते वक्त वास्तविक दृश्य के दौरान उत्पन्न भावों का अनुभव कीजिए और उसी भाव को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। चित्रण का वास्तविक अर्थ है भावना के असल भाव को प्रदर्शित करना। भावहीन चित्रण हड्डियों में जमने वाली ठंड की तरह निराशाजनक होता है। प्रभावशाली चित्रण के लिए भावनाओं की गर्माहट आवश्यक होती है। किसी तस्वीर के व्याख्यान की शुरुआत को सहज एवं प्रभावशाली रखें और अंतिम भाग को तेजी से खत्म करें। शुरुआती छाप अमिट होती है, जबकि अंत को भुला दिया जाता है। किसी विषय के मुख्य बिंदुओं के महत्व को समझने के लिए दिमाग को अभ्यस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी एक दृश्य की स्पष्टता, कार्यकलाप, अनुभव, किरदार और आपसी संबंधों को भी याद रखा जा सकता है। किसी विषय के चित्रण को पूर्णता प्रदान करने के लिए विषय की पूर्ण जानकारी होना जरूरी होती है। इस कला पर निपुणता हासिल करने वाला वक्ता चित्रण की कला में भी दक्ष हो जाता है। अभ्यास के लिए विभिन्न अनुभवों का चित्रण कीजिए। मैं एक बार वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर खड़ा था। अपने देश की राजधानी में ऊंची खड़ी संगमरमर की इमारत देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैंने उस इमारत की अहमियत, विशाल राष्ट्रीय कोष, भव्य सेना, न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति, अदालत एवं कांग्रेस और बाकी मौजूद महानुभावों के बारे में जाना तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मुझे महसूस हुआ कि क्षितिज पर मौजूद सूर्य के लिए धरती पर दुनिया भर को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने वाली इस इमारत से खूबसूरत व सम्मानित कुछ और हो ही नहीं सकता। 2 दिन बाद मैं एक मित्र से मुलाकात के लिए उसके घर पहुंचा। मेरे भद्र मित्र का घर उसी की तरह असाधारण एवं प्रशंसनीय था। घर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, बीच में एक छोटा सा घास का मैदान था और क्यारियों में खूबसूरत फूल उगे हुए थे। फूलों की मनमोहक महक बगीचे में पके रसीले फलों की खुशबू के साथ मिलकर मदहोश कर रही थी। बाड़े में कबूतरों की गुटरगू, बगीचे में चिड़ियों की चहचहाहट और फल फूलों के आसपास मंडराती मधुमक्खियों की भिनभिनाहट ने एक विचित्र संगीत को जन्म दे रखा था। अंदर पूर्ण शांति, आराम, समृद्धि और शुद्धता थी। एक पुरानी दीवार घड़ी घर में आने वाले सभी आगंतुकों का स्वागत कर रही थी।
टिक टिक की आवाज में मृतात्मा के लिए महान शोक गीत जैसा खिंचाव था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आराम बिस्तर के पास खड़ी रात के चौकीदार का काम कर रही हो। वहां पुराने लेकिन बहुत आरामदायक बिस्तर बिछे थे। गर्माहट के लिए खुले अलाव थे। एक पुराना पारिवारिक धार्मिक ग्रंथ था। परिवार के लोगों की आंखों में आंसू डबडबा रहे थे। इस तरह गृहस्थी के प्रभावशाली इतिहास का स्पष्ट आभास हो रहा था। बाहर मेरा काबिल दोस्त खड़ा था, एक साधारण व्यक्ति। उसके सिर पर किसी ऋण का बोझ नहीं था। उसके खेतों में लहराती फसल भी कर्ज मुक्त थी। वो खुद का और अपनी जमीन का अकेला मालिक था। वो स्वतंत्र था। अधेड़ उम्र की वजह से उसके पिता के हाथ पैर कांपते थे, लेकिन वो दिल से खुश और संतुष्ट थे। घर की ओर जाते वक्त उसके पिता के हाथ जवान बेटे के कंधों पर टिक जाते थे। मेरे दोस्त के पिता का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता था। दरवाजे की दहलीज पर उसकी सुनहरे बालों वाली मां सदा स्वागत के लिए तैयार रहती थी। उन्हें देखते ही उसकी मां की आंखों में खुशी की चमक आ जाती थी। मां के दिल में धड़कनों का संगीत बजने लगता था। होठों पर मुस्कुराहट लिए वृद्ध महिला हाथों को फैलाकर अपने पति और बेटे का स्वागत करती थी। घर के भीतर बेटे की पत्नी गृहस्थी का काम करती नजर आती थी। मन और दिल से बहुत साफ महिला अपने पति के सुख दुख की संगिनी। घर में चहलकदमी करते छोटे छोटे बच्चे, गाय के पीछे भागते चिल्लाते, अपने छोटे से घोंसले में चहचहाती चिड़ियों की तरह शोर मचाकर खेलते शैतान बच्चे। मैंने घर पर रात के अंधेरे की चादर को फैलते देखा। किसी अदृश्य पक्षी के विशाल पंखों के साए जैसा अंधेरा। जंगल के घुप अंधेरे में गूंजती झिंगुर की आवाजों के बीच से निकलता विशाल पक्षी का साया। पूरे परिवार को आकाश से निहारते झिलमिलाते तारे, घुटनों के बल बैठकर पुराने धार्मिक ग्रंथ पर नजर टिकाए मां के आंचल में मुंह छुपाता छोटा बच्चा। ईश्वर इस परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। उसी वक्त मैंने संगमरमर से बने अमेरिकी कांग्रेस भवन को शाम के अंधेरे में धुंधलाते देखा। उसकी गरिमा और अपार खजाने को नजरअंदाज करते हुए मैंने कहा, ओह, निश्चित रूप से इस भवन में रहने वाले महानुभाव सरकार को मजबूती और स्थिरता ही नहीं, लोकतांत्रिक उम्मीद और वादे भी मुहैया कराते हैं। हेनरी डब्ल्यू ग्रैडी द्वारा लिखित। जिंदगी में एक जरूरत दूसरी का आह्वान करती है। ज्यादातर मौकों पर घटनाओं और स्थान में अनुरूपता होती है। हरियाली से भरा सुंदर दृश्य लंबे समय तक के लिए याददाश्त का हिस्सा बन जाता है। एक स्थान कार्यशीलता के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा आदर्श जीवन की ओर इशारा करता है। वहीं तीसरा स्थान भटकाव से भरे जीवन का व्याख्यान करता महसूस होता है। अंधेरी घुप रात का प्रभाव, पानी का बहता झरना, जगमगाते शहर, सूर्योदय का निर्मल उजाला, भेड़ों का झुंड और दूर तक फैला समुद्र गुमनाम हसरतों और लुत्फ को जन्म देता है। ऐसे में हम किसी प्रिय घटना की कल्पना करते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि क्या, लेकिन बावजूद इसके हम कुछ पाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। सौंदर्य से भरे ऐसे महान दृश्यों, घटनाओं और स्थान से आकर्षित होकर हम जीवन के कई हसीन लम्हों को जीते हैं और जिंदगी भर उन लम्हों को याद रखते हैं। इस तरह हमारी कल्पनाओं का विस्तार होता है। नीचे गिरती पत्थरों की भारी आवाज कभी कर्णप्रिय लगती है तो कभी अति कष्टदायक। इन स्थानों पर अवश्य ही कुछ भिन्न घटा होगा। सदियों पहले हमारी जाति के साथ कुछ विचित्र घटा होगा। मैंने उनके मनोरंजन के लिए एक विशेष खेल रचने की कोशिश की थी। मैं अभी भी इसी कोशिश में हूं कि पहले की तरह व्यर्थ कोशिशों में तल्लीन। दरअसल मैं सभी घटनाओं के तार जोड़ने की कोशिश में लगा हूं और इसी कोशिश में लगा रहूंगा। लेकिन कुछ स्थान बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। निश्चित तौर पर नम बगीचों में से मानव हत्याओं की चीख सुनाई देती है। कुछ पुराने वीरान घर भूतिया प्रतीत होते हैं। समुद्र के कुछ किनारे टूटे जहाजों के मलबों से मुक्ति पाना चाहते हैं। कुछ स्थानों ने अपनी स्थिति को खुद की किस्मत मान लिया है। फूलों से खिली लताओं, हरे भरे बगीचों और शांति से भरपूर बफोर्ड ब्रिज के पास स्थित पर्यटक स्थल में कीट्स ने महान पुस्तक
एंडेम्यून का लेखन कार्य किया था। यहीं नेल्सन ने एमा से रिश्ता समाप्त किया था। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा यह पर्यटक स्थल आज भी नई घटनाओं के लिए उत्सुक नजर आता है। चार दीवारी के बीच मौजूद पुराने दरवाजे के पीछे आज भी नई घटनाओं के लिए उत्सुकता का धुआं सुलग रहा है। महारानी की नौका के पास मौजूद यह पर्यटक स्थल एक बार फिर मेरी कल्पना को जागृत कर रहा है। शहर से दूर स्थित समुद्री टापू के किनारे एक नौका लहरों से जूझ रही है और एक तट रक्षक समुद्री जहाज लंगर डालने में मदद कर रहा है। यह सारा नजारा पुराने बगीचे के घने पेड़ों के बीच से साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी लेखकों ने इस दृश्य पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस दृश्य में अभी भी कई अधूरी कहानियां छिपी हैं। इन कहानियों के जरिए इस पर्यटक स्थल के मायने और ज्यादा साफ हो जाएंगे। मेरी शाश्वत घबराहट ने इस पर्यटक स्थल के हर जोखिम से टक्कर ली है, लेकिन पूर्णता हासिल करने के लिए अभी भी कई साहसिक कार्य बचे हैं। रात की गहरी नींद से मैं हर सुबह एक अधूरी चाहत को पूर्ण करने और शंकाओं को दूर करने के लिए उठता हूं, लेकिन हाथ लगती है तो सिर्फ नाकामी। अभी वो समय नहीं आया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन वो लम्हा जरूर आएगा। महारानी की नौका कार्गो जहाज की व्याकुलता को समाप्त करेगी। रात के अंधेरे में दुखदाई समाचार के साथ एक घुड़सवार आएगा और बफोर्ड के दरवाजे को अपने कोड़ों की बौछार से ढेर कर देगा। आर.एल. स्टीवेंसन की रचना प्रेम कथा पर गपशप से लिया गया संकलन। मिडनाइट इन लंदन का एक संस्मरण। टन 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 टन, अग्नि चेतावनी की घंटी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, अलार्म घड़ी। एक ही क्षण में शांति भंग और शोर शराबा शुरू। आवाज का एक धमाका, उत्तेजना, चिल्लाहट, पागलखाने जैसा माहौल। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, खड़खड़ाहट, संघर्ष और खलबली। चौपट खुला दरवाजा, सामान को लादते बलिष्ठ लोग। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, वे नजरों से ओझल हो गए, घोड़ों की टापों से सड़कों को रौंदते हुए। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, और इसी के साथ घड़ियाल शांत हो गया। रास्ते से हट जाओ, भारी मशीनें आ रही हैं। भगवान के लिए झट से रास्ते पर खेलते बच्चों को उठा लो। जंगी घोड़ों का झुंड क्रोधित पशुओं की तरह दौड़ता आ रहा है। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, घड़ियाल फिर बजने लगा। क्रोधित जंगी घोड़ों का झुंड हवा के झोंके के समान तेजी से गायब हो गया। मशीनों की गड़गड़ाहट चारों ओर गूंजने लगी और शाम ढलने तक लगातार जारी रही। धूल के भंवर में कष्ट से सांस लेने की प्रक्रिया और रात में आकाश को घेरने की तैयारी करता चिमनियों से निकलता दम घोटू काले धुएं का गुबार। घर की उत्तर दिशा में आग उगलता ज्वालामुखी, आंखों को चकाचौंध करता लावे का उफान, आकाश को अपनी लपटों से प्रज्वलित करता लावा, आग की लपटों से घिरा छोटे घरों का समूह, खतरे में फंसे 500 से ज्यादा लोग। दयालु ईश्वर, इन मासूमों पर रहम करो। क्या मशीनें आ रही हैं? हाँ, आ रही हैं। सड़कों पर तेजी से लुढ़कती हुई। देखो, घोड़े हवा की रफ्तार से दौड़ते हुए इधर की तरफ ही आ रहे हैं। आंखें आग के गोलों के समान लग रही हैं, नथुने फूले हुए हैं। आग की दहकती, बुझती, लुढ़कती, उभरती, फैलती, डूबती और पागलों की तरह एक दूसरे से अलग होती लपटें अपनी बाहों को फैलाती, घेरा बनाती, सिकुड़ती और फड़कती, आसपास की सभी चीजों को पिघलाती। एक भूखे दानव की तरह मुंह खोलकर आगे बढ़ती हुई लपटों की आंधी। देखो कैसे घोड़े घबराहट से एक कोने में छिपे जा रहे हैं। जानवरों की प्रवृत्ति इशारा कर रही है, कुछ अप्रिय घट सकता है। कठोर परिणामों की ओर जानवरों का इशारा। सभी लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाओ। ऊंची खड़ी इमारत भीषण जलधारा में समा रही है। कांटेदार जीभा डूब रही है तो कभी उबर रही है। लहरें इधर उधर झांसा दे रही हैं और तेज हवा हर वस्तु के किनारों को काटने में लगी है। दूर किसी धमाके के बाद आसमान पर गहराता धुआं। इमारत की छत पर पागलों की तरह हवा में हाथ हिलाता एक भयभीत काला साया। हाथों को फैलाए जोर जोर से चिल्लाता काला साया। फिर अचानक एक डरावने स्थान पर लुढ़कता शरीर। दीवार के किनारे को पकड़ने की कोशिश में फड़फड़ाते हाथ, डूबते वक्त अचानक पास खड़े व्यक्ति के हाथों का सहारा, डर से थरथराते हाथ, कंपकपाते स्वर में मदद के लिए गुहार लगाती आवाज, भाव रहित लोगों का मदद से मुंह फेरना और पास खड़ी एक औरत का डर से मूर्छित हो जाना। व्यक्ति की तैरती लाश देखकर चिल्लाते मजदूर, बेचारे की मौत हो गई। मैं और जो उसे अच्छी तरह से पहचानते थे, वो मेरा पड़ोसी था। मेरे घर से 5वां घर उसका था। उसकी एक विधवा मां और 2 बच्चे हैं जो सब अनाथ हो गए हैं। करीब 2 हफ्ते पहले मैंने उसकी बीवी को लाश को दफनाने में मदद की थी। अब उसके अनाथ बच्चों की जिंदगी कष्टों से भर जाएगी।
क्या सभी को बचा लिया गया है अग्निशामक व्यक्ति? नहीं, अभी कुछ लोग और फंसे हैं। इमारत की आखिरी मंजिल पर गोद में बच्चा लिए एक महिला है। उधर सीधे हाथ की तरफ से सीढ़ी लगाई गई है। दमकल कर्मचारी उसे बचाने की कोशिश में जुटे हैं। दर्जनों दमकल कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं। उनमें से सबसे लचीला कर्मचारी सीढ़ी के आखिरी छोर तक पहुंच गया है। उसे कोई डर नहीं है। वो बहादुरी की मिसाल है। बस थोड़ा सा और। नीचे से कर्मचारी ने आवाज लगाई। कर्मचारी और ऊपर चढ़ गया। वो खिड़की पर खड़ा हो गया। उसने रस्सी बांधी, साथ में मां और बच्चे को भी बांधा और एक खाली स्थान की ओर धकेल दिया और अपने साथी कर्मचारी को उन्हें धीरे धीरे नीचे उतारने का इशारा किया। शाबाश, शाबाश दमकल कर्मचारी। नीचे खड़ी भीड़ ने नारे लगाना शुरू कर दिए। तभी कड़कड़ाहट की आवाज के साथ छत नीचे गिरने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? देखो, छत नीचे गिर रही है। इमारत की दीवार भी हिल रही है। जोर जोर से पत्थरों के गिरने की आवाज नीचे आ रही है। यह दृश्य देखकर नीचे खड़े लोगों की सांस रुक गई। मां बच्चे को बचाने वाला दमकल कर्मचारी आग की भट्टी में गिर गया। उम्र के बोझ से झुकी वृद्ध महिला तेजी से आग के पास पहुंचकर छाती पीट पीट कर प्रलाप करने लगी। बेचारा जॉन, मेरा उसके अलावा कोई नहीं था। वो एक बहादुर लड़का था, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। 2 मासूम जानों को बचाने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी। अब वो बहुत दूर चला गया है। क्रूर भट्टी की ओर इशारा कर वो महिला देर तक प्रलाप करती रही। मशीनें अपना काम करती रहीं। लपटें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। चारों ओर उदासी छा गई। इस तरह शाम का उजाला रात में तब्दील हो गया। अर्नेस्ट जॉन्स फॉस्टर की रचना।